व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सर्वाइवल फैमिली। दोस्तों, ये कहानी हमें आज की दुनिया की असलियत हमारे सामने लाकर रख देती है। ये बात सच है कि आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं, चाहे वो पैंट की जिप हो या फिर सनी लियोनी की पिक। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर अचानक से एक दिन ये सारी टेक्नोलॉजी बंद हो जाए, आपका फ्रिज, आपके घर की लाइट, आपका इंटरनेट, सब कुछ बंद हो जाए, तो क्या होगा? दोस्तों, ये कहानी आपको इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपने कामों में बिजी हैं। उन्हीं में से हम सुजुकी फैमिली को देखते हैं। योशी, जो कि फैमिली का हेड है, वो हर रोज़ की तरह अपनी जॉब से थके हुए घर आता है और उनके दो बच्चे हैं जिनके नाम है किंजी और यूई, जो कि हमेशा अपने गैजेट में, अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं, हम सभी नॉर्मल फैमिलीज़ करते हैं। और उनकी मॉम, जो कि हमेशा उनका ख्याल रखती हैं और खाना बनाती रहती हैं। यहाँ पर सुजुकी फैमिली को देखकर आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये खुद को खुश रखने के लिए एक दूसरे से बात करने की बजाय अपने फ़ोन पर ज़्यादा बातें करते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अगली मॉर्निंग जब योशी सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका है, क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक ख़राब हो गई थी। वो बाहर आकर अपनी वाइफ से टाइम पूछता है तो वो बोलती है कि घर में कोई भी घड़ी नहीं चल रही है। ये सुन के योशी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी जिससे ये सारी घड़ी एक साथ ख़राब हो गई। जिसके बाद वो घर की लाइट्स ऑन करता है, लेकिन वो भी ऑन नहीं हो रही थी। तो वो परेशान हो जाता है कि अचानक से ये क्या हो गया है। तभी यूई, जो कि योशी की बेटी है, वो सोकर उठती है और जब उसे पता लगता है कि लाइट गई हुई है तो वो भागते हुए अपने रूम में जाती है और वो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है, जिसकी बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। और ये देखकर वो बहुत चिल्लाती है, क्योंकि दोस्तों, टट्टी हो ना हो, लेकिन हमारे फ़ोन की बैटरी फुल ज़रूर होना चाहिए। अगर फ़ोन चार्ज ना हो तो हमें टट्टी भी सही से नहीं होती, ये सच बात है। और यही हाल हो गया था यूई का। सारे लोग इस बात को इग्नोर करके अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट को देखते हैं तो उन्हें वो भी बंद मिलती है और इस वजह से अब सारे लोगों को पैदल नीचे सीढ़ियों तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पर योशी बहुत लेट हो चुका है, इस वजह से वो टैक्सी लेने के बजाय ट्रेन से जाना डिसाइड करता है। लेकिन जब वो स्टेशन पहुँचता है तो उसे पहले ही वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ दिखती है। हैरान करने वाली बात ये थी कि आज कोई भी ट्रेन नहीं चल रही थी। अब सारे लोग रेलवे का ऑफिशियल से इसकी वजह पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि पावर आउटेज की वजह से कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। जैसे ही कोई ट्रेन चलना शुरू होगी हम आप लोगों को बता देंगे। जिसके बाद सारे लोग वहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन फ्यूल पावर या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सारी चीज़ें अचानक से चलना बंद हो गई थी। योशी बहुत कोशिश करता है कि वो टैक्सी वालों को ज़्यादा पैसे देके ऑफिस पहुंच जाए, लेकिन बेचारे टैक्सी वालों की टैक्सी ही नहीं चल रही थी तो उन्हें क्या ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किंजी, जो कि अपनी साइकिल से स्कूल की तरफ जा रहा था, लेकिन आज वो रोड का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक भी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। सब लोग अपने कामों पे पैदल ही जा रहे थे और इसी बीच कुछ बड़ी गाड़ियों वाले लोग किंजी की साइकिल देख के जलते हैं, क्योंकि वो पैदल जा रहे थे और किंजी साइकिल पे। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी बिना टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें भी काम आ जाती हैं। इधर दोस्तों, योशी किसी तरह से ऑफिस पहुंचता है, लेकिन अभी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई थी कि उसके ऑफिस का ऑटोमेटिक डोर भी ओपन नहीं हो रहा था, जिसे मजबूरन वहाँ के लोगों को उसे तोड़कर अंदर जाना पड़ता है। पर जैसे ही वो लोग अपने फ्लोर पर जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग की लाइट जा चुकी थी। सारे लोग सिर्फ सूरज की रोशनी से एक दूसरे को देख पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घर पे मिर्जी, जो कि अपने पड़ोसी से बातें कर रही होती है, उसके सारे दोस्त उसे बताते हैं कि वो आज रात के लिए कैंडल्स लेने जा रहे हैं। यहाँ मिर्जी को लगता है कि मे बी रात तक लाइट आ जाएगी और फालतू में वो कैंडल्स क्यों खरीदे, लेकिन वो फिर भी उनके साथ चली जाती है। और वहाँ जाने पे वो देखती है कुछ लोग बहुत सारा खाने का सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि हमने लॉकडाउन के समय में देखा था। वो भी उन्हें देख के पानी की बॉटल्स और कुछ खाने का सामान खरीद लेती है। लेकिन इसी बीच वहाँ कैशियर आती है और अनाउंस करती है कि कैश काउंटर पे लगी मशीन चलना बंद हो गई है और जो भी सामान इस शॉप से खरीदा जाएगा उसकी पेमेंट अब सिर्फ कैश में करी जाएगी। खरीद लो और सामान अब सबके लगेंगे एल। वहीं हम देखते हैं कि योशी के ऑफिस में सारे लोग आराम कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ये कोई मामूली पावर आउटेज नहीं है, शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। तभी उनका बॉस कहता है कि आज तुम लोग घर जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है, क्योंकि वो लोग फ्री ही बैठे थे और उनके कंप्यूटर्स भी काम करना बंद कर चुके थे। अब जो यहाँ सीन आने वाला था दोस्तों, वो आपको हमारे देश में आई महामारी के दिनों की याद दिला देगा, और जहाँ पर हमने देखा था कि एक मास्क और सैनिटाइजर को कई गुना कीमत पर बेचा जा रहा था, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। योशी ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे लोग साइकिल्स ले रहे होते, क्योंकि अब ना तो कार चल रही है और ना ही बाइक।
योशी भी सोचता है कि वो एक साइकिल ले ले, लेकिन जब उसका रेट पूछता है तो वो सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि उस रेट में एक साइकिल नहीं बल्कि एक कार आ सकती है दोस्तों। पर वो मजबूर है और उसे मजबूरन वो साइकिल लेनी पड़ती है और ज़्यादा पैसे देकर। अब जब वो घर आता है तो पूरे घर में सिर्फ अंधेरा था। उसके बच्चे कैंडल्स जलाकर खाना खाते हैं और बाद में अपने रूम में सोने चले जाते हैं। उनके पास आज ना तो उनके फ़ोन्स हैं और ना ही उनके गैजेट। यही वजह है कि उन्हें आज रात सही से नींद नहीं आती और सारे लोग दोबारा से बालकनी पे आते हैं और एक साथ खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि कितने अरसों बाद सुजुकी फैमिली साथ में टाइम स्पेंड कर रही है। वो सोचते हैं कि अगले दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और योशी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उसका बॉस आके सबसे कहता है कि अब सब लोग यहाँ से चले जाओ और तभी ऑफिस आना जब पावर वापस आ जाएगी। लेकिन योशी उससे कहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे, हम पैसे कैसे कमाएंगे। और ये सुनकर उसका बॉस बोलता है कि ये समय तुम्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, ना कि पैसे कमाना चाहिए। इतने बड़े शहर में ऐसे रहना नामुमकिन है और कुछ दिन में तो इस शहर में जो सुविधा बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी और इसके बाद न जाने क्या क्या होगा दोस्तों। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और जब योशी बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका बॉस पूरी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है। वो अपने बॉस से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताता है कि वो शहर छोड़कर अपने गाँव वापस जा रहा है, जहाँ उसे पानी की कोई कमी ना झेलनी पड़े। दोस्तों लाइट ना होने की वजह से इस शहर में पानी की कमी हो चुकी थी, जिस वजह से लोगों को टट्टी रोक कर रखनी पड़ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ मिर्जी पानी लेने के लिए पास के ही एक वाटर टैंक के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। ऑफिसर आके बताते हैं कि पानी आना बंद हो चुका है, इसलिए वो उन्हें पानी नहीं दे सकते। तो पहले इतनी मुसीबतें थी और अब यहाँ पर और मुसीबतें आने शुरू हो गई थी। यहाँ पर हम पहली बार टोक्यो जैसे बिजी और बड़े शहर को पूरा वीरान देखते हैं। ना तो रोड पर कोई कार थी और ना ही ग्रोसरी स्टोर पे कुछ खाने का सामान, ना स्कूल में कोई बच्चे थे। यहाँ से अब असली मुश्किलें शुरू होना चालू हो जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास जो खाना पानी का सामान था वो सब खत्म हो चुका था। सारे लोग अपने घर को छोड़ के अपने गाँव जाने का फैसला करते हैं और योशी भी अपने परिवार वालों के साथ बैठ के ये डिसाइड करता है कि कल वो सारे लोग गांव चले जाएंगे। और नेक्स्ट डे पूरी फैमिली साइकिल से निकल पड़ती है। इसी बीच रास्ते में उन्हें एक शॉप दिखती है जहाँ पे एक आदमी पानी बेच रहा था, लेकिन वो इतना महंगा था कि उसे खरीदना कोई सोच भी नहीं सकता था। पर मित्सु जैसे तैसे करके थोड़ा सा पानी खरीद लेती है, जिसके बाद वो एक जगह बैठ के खाना खाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। लेकिन जब कार तक नहीं चल पा रही है तो प्लेन्स कैसे चलेंगे। वहाँ भी हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और इसे देखकर उनके हाथ निराशा ही लगती है। अब वो लोग इतनी दूर आए थे तो उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह भी चाहिए थी, जिसके लिए वो एक होटल रूम लेके रेस्ट करते हैं। और मित्सु कहती है कि उन्हें वापस टोक्यो चले जाना चाहिए, लेकिन योशी बोलता है कि टोक्यो में अब कुछ नहीं रखा, वहाँ ना तो पानी है और ना ही खाना, वहाँ जाकर हम जिंदा कैसे रहेंगे। और अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, अब हमें साइकिल से ही कागोशिमा विलेज जाना होगा, जो कि इनका गांव होता है। अगले दिन वो लोग एक शॉप से कुछ शराब की बोतल लेके मित्सु के लिए भी एक साइकिल लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ यूई एक बुक स्टोर से एक मैप लेती है, जिसकी मदद से ये लोग शहर से निकल सके। और इसके बाद ये सभी लोग अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर पर पूरी फैमिली हाईवे पे पहुंचती है, लेकिन वहाँ उन्हें पहले से ही हज़ारों लोग साइकिल से पैदल मिलते हैं, जो कि अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। वेल ये सीन देख के आपको हमारे देश का मंजर याद आ गया होगा। अब ये फैमिली भी सभी लोगों के साथ आगे बढ़ना चालू कर देती है। आगे जाके ये लोग एक जगह टेंट लगा के थोड़ा आराम करते हैं और इसी बीच उनके पास एक कपल आते हैं जो उनसे पानी की भीख मांगते हैं, लेकिन ये लोग उनसे झूठ बोलते हैं कि इनके पास आखिरी बॉटल बची हुई है, जबकि इनके पास काफ़ी पानी होता है, ये उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन ये ऐसा टाइम है दोस्तों यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, पहले सभी लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। वेल गाइज ये मूवी का सीन आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा। फाइनली रात हो जाती है और ये लोग वहीं सोकर गुजारते हैं अपनी रात। और रास्ते में इन्हें एक टनल मिलता है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मिर्ची डर जाती है। पर वहाँ मौजूद एक बूढ़ी लेडी उन्हें उस टनल से सही सलामत बाहर निकालती है। और अब इस तरह से पूरे 17 दिन बीत जाते हैं उस पावर आउटेज को। अब यहाँ पर पूरी फैमिली एक नदी के किनारे रेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ अब इनकी सारी पानी की बॉटल्स ख़त्म हो जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। योशी प्यास के मारे तड़प रहा था और आखिर में वो जाके नदी का पानी पी लेता है, जो कि पीने लायक नहीं था। और वहाँ से निकलते टाइम इनका सामना एक भयंकर तूफान और तेज़ बारिश से होता है। ये लोग इसे बचने के लिए एक फ्लाईओवर के नीचे रुकते हैं, लेकिन इसी बीच योशी को बहुत ही तेज़ पॉटी आ जाती है और वो भागते हुए तेज़ बारिश में हगने चला जाता है। और जब थोड़ी देर बाद बारिश रुक
रुकती है तो इनके सभी खाने का सामान, इनके कपड़े, यहाँ तक कि इनकी साइकिल का टायर भी खराब हो चुका था। और योशी ये सब देखकर रोने लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वेल गाइस, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब खाना पीना ना होने की वजह से ये लोग एक शहर में रुकते हैं और उनके दोनों बच्चे एक स्टोर में जाते हैं कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए। वहाँ उन्हें इंसानों का खाने का सामान तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक कैट फूड मिल जाता है, जिसे लेके वो वापस आते हैं। और जब यूसी उस खाने को खाती है तो उसे उल्टी हो जाती है, लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसे ही खाकर इनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इंसानों वाले खाने तो अब हर जगह से खत्म हो चुके हैं। और वही खाकर वो लोग दोबारा से सफर शुरू करते हैं। और अब इन्हें चलते चलते पूरे 22 दिन हो चुके थे। अब रास्ते में इन लोगों को कुछ कैंपर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा खाना खा रहे थे। और योशी की फैमिली इन्हें देखकर बहुत ही जेलस होती है, क्योंकि वो कई दिनों से भूखे हैं, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिला है। इन्हें देखकर योशी बिल्लियों का जो खाना होता है उस पर से रैपर निकालने लगता है, ताकि इन्हें पता ना चले कि ये लोग जानवर का खाना खा रहे हैं। अब कुछ देर बाद वो कैंपर्स रोड के साइड में उगने वाले पेड़ के बारे में इन्हें बताते हैं, जिसे खाया भी जा सकता है। तो ये जानकर ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और इन दोनों लोग की दोस्ती भी हो जाती है। वेल, इसके बाद ये लोग भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पे उन्हें अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है। और अब चलते चलते कई और दिन बीत जाते हैं और ये फाइनली एक एक्वेरियम शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ दिखती है। और दरअसल ये लोग एक्वेरियम में रहने वाली मछलियों को निकाल कर खा रहे थे। जब योशी उस आदमी के पास खाना मांगने जाता है तो वो आदमी उसे ये कह के मना कर देता है कि खाना खत्म हो चुका है। योशी उसके पैर पकड़ लेता है, उससे भीख मांगता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ दोस्तों सुजुकी फैमिली को समझ आ जाता है कि उन्हें उस फैमिली को पानी दे देना चाहिए जो उन्हें कैंप में मिले थे। अब खाना ना मिलने की वजह से इन्हें भूखे पेट ही आगे बढ़ना पड़ता है। और हमें पता चलता है कि अब पूरे 67 दिन बीत चुके हैं। सारे लोग भूखे मारे तड़प रहे थे और सबकी तबीयत भी खराब होना चालू हो जाती है। इसी वजह से ये लोग एक नदी के किनारे आराम करते हैं और योशी भूखे मारे मजबूरन एक कीड़े को खाने वाला होता है। लेकिन इसी बीच वहाँ एक पिग दिख जाता है, जिसे देख के ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो अब खाने का इंतजाम हो गया है। लेकिन उस पिग को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पूरा परिवार उससे पकड़ने की कोशिश करता है और आखिर में वो पिग नदी के किनारे भाग जाता है, लेकिन योशी उसे पकड़कर मार डालता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब उन्हें एक अच्छा खाना मिलने वाला है। को काटने की बारी आती है तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके हाथ कांपने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो इस पिग को काट देता है और सभी को लेके अपने घर आता है। जब ये लोग उसके घर पहुंचते हैं तो वहाँ इन्हें हैंडपंप दिखता है और उसे देखकर ये सभी इतना ज्यादा खुश होते हैं कि जैसे इन्हें खजाना मिल गया हो। सभी लोग पेट भरकर पानी पीते हैं और वो आदमी इन्हें पेट भरकर खाना भी खिलाता है। सच कहा गया दोस्तों, अगर आपको खाने की असली कीमत पता करनी है तो 4 दिन भूखे रहकर खाना खाइए, तभी आपको उसका असली टेस्ट और असली कीमत पता चलेगी। और यूई को इतने दिन बाद खाना मिला था और इसे खाते हुए वो रोने लगती है। अब वो बूढ़ा आदमी इन सभी लोगों के साथ मिलकर उस पिग को काटता है और पकाता है। जब रात होती है तो इन्हें सोने के लिए एक जगह भी वो देता है। वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को अपने बच्चों की फोटो दिखाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी के माँ बाप हैं जिन्होंने यूशी से पानी मांगा था। तो आप सोच सकते हैं कि यूशी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया था और उन्हीं के माँ बाप ने इन लोगों को पेट भरकर खाना खिलाया और इन्हें सोने की जगह दी। दोस्तों इसी को शायद इंसानियत कहते हैं। और अगली सुबह वो सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और उस बूढ़े आदमी ने उस पूरे पिग को पका कर इन्हें दे देता है और साथ में कुछ और खाने की चीज़ें देता है ताकि इन्हें आगे का सफ़र आसान हो सके। वेल गाइस, आज के टाइम पे कौन किसकी इतनी मदद करता है, लेकिन शायद इनकी फैमिली की किस्मत अच्छी है। अब ये लोग उस सामान को लेकर वहाँ से अपने गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक नदी मिलती है। केंजी ने मैप में गलत रास्ता ले लिया था, लेकिन अब इन्हें ये नदी किसी तरह से पार करनी होगी और सभी लोग मिलकर एक राफ्ट बनाते हैं। अपने सामान को रखकर उस पर पार करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच तेज बारिश होना चालू हो जाती है और एक बार सामान रखने के बाद योशी और केंजी दोबारा अपनी साइकिल को ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत ही तेज हो चुका था और नदी का पानी बढ़ जाता है और योशी उसमें डूबने लग जाता है। और केंजी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, उसे बचाने के लिए वापस जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और देखते ही देखते योशी पानी में डूब जाता है। ये देखकर पूरी फैमिली टूट जाती है और रोने लगते हैं सभी लोग। बारिश रुकने के बाद केंजी दोबारा से अपने डैड को ढूंढता है, लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं चलता। बस उनके बालों का एक विग मिलता है जो कि योशी पहना करता था। और दोस्तों इसी तरह से पूरे 94 दिन बीत जाते हैं और तीनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं।
चलते चलते ट्रेन की पटरी पर ये पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी मित्सु वहीं रुक जाती है क्योंकि वो योशी के जाने का दर्द को अभी भुला नहीं पा रही थी। वो रोने लगती है वहीं खड़ी होकर और अपनी माँ को रोता देखकर यूई भी वहीं पर रोने लगती है। सभी लोग फिर से उदास हो जाते हैं, लेकिन केंजी उन्हें सहारा देता है और सभी को लेके आगे बढ़ता है। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक और मुसीबत से होता है और थोड़ी दूर चलने पर कुछ जंगली कुत्ते इनका मीट के पीछे पड़ जाते हैं। इनके मीट के पीछे पड़ जाते हैं और यूई पे हमला कर देते हैं। उनसे बचते हुए मित्सु का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन इसमें मित्सु को गहरी चोट लग जाती है, उसका पैर की हड्डी टूट जाती है। और जब ये चीज़ दोनों बच्चे देखते हैं वो बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन तभी शायद ऊपर वाला उनकी आवाज़ सुन लेता है और वहाँ एक ट्रेन आ जाती है जो कि उनके सामने आकर रुक जाती है। ये देख के तीनों की सांस में सांस आती है और वो तुरंत ही उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि योशी जो कि नदी में डूब गया था वो तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। वो भागते हुए खेत में आता है और ट्रैक्टर के सहारा लेकर आराम करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक ट्रेन गुजर रही है और उसे देखकर वो फ्लेयर गन चलाता है और इस फ्लेयर गन को उस ट्रेन में बैठे हुए उसकी फैमिली देख लेती है और भागते हुए उसके पास जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर से पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। वो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि वो फिर से एक साथ मिल चुके हैं। अब यहाँ पर ट्रेन में मित्सु योशी की वही हेयर विग देती है जो कि वो पहनता था, लेकिन वो उस विग को बाहर हवा में उड़ा देता है अपनी परेशानियों की तरह। और फाइनली इतनी मुश्किलों इतनी परेशानियों के बाद ये लोग अपने गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें मित्सी के फादर दिखते हैं जो कि समुद्र के किनारे फिशिंग कर रहे थे। वो लोग उन्हें देख के बहुत ही खुश होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि आज पूरे 2 साल 126 दिन बीत चुके हैं पावर के गए हुए। सारे लोग उस गांव में अब आराम से रहने लगते हैं और वो वहाँ की सारी ऑर्गेनिक चीज़ों को खाने लगते हैं जो उन्हें शहर में कभी नसीब तक नहीं होती थी। वो लोग ना तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे और ना ही कोई इंटरनेट। अब दोस्तों गांव की ताज़ी हवा को महसूस कर रहे थे वो लोग। और एक दिन जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो अचानक से योशी को एक अलार्म सुनाई देता है। जब वो उसका पीछा करता है, उसकी आवाज़ का पीछा करता है, तभी उसे एक घड़ी मिलती है जो कि अब सही हो गई थी। अब सभी लोग घर के बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि पूरे शहर की लाइट आ चुकी है और फ़ोन में नेटवर्क भी आना शुरू हो गए हैं। मतलब अब सब कुछ सही हो गया, पहले जैसा हो गया है। लेकिन यहाँ उनके चेहरे पे खुशी की बजाय दुख होता है क्योंकि अब उन्हें फिर से अपनी वही बोरिंग लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब कुछ दिन बाद वो लोग टोक्यो वापस आ जाते हैं और हमें यहाँ इसका रीज़न पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ था। साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये पावर आउटेज का रीज़न है सोलर फ्लेयर जो कि अपनी पीक से ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से पूरी दुनिया की लाइट चली गई थी। और हम दोबारा सुजुकी फैमिली को देखते हैं जिसमें कि अब सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी थी। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि हम उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते? लोग पैसे कमाने के जुनून में इतना भंग हो गए हैं कि उन्हें अपने पीछे छूटी हुई ताज़ी हवा नहीं दिख रही है। और इसी गुड मैसेज के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।